हेलो एवरीवन। पीछे वाले वीडियो में हम ना 2020 का पेपर डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस कवर किए थे। तो ये वीडियो नंबर 2 है जिसमें हम कवर करेंगे 11 टू 20। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास रियल एनालिसिस का क्वेश्चन गिवन है। यहाँ पे हमें A1 की वैल्यू गिवन है कि कोई सीक्वेंस थी, उसमें A1 है 1, A2 है 7, an+1, दैट इज कोई रिकर्सिव रिलेशन दे रखा है an+1 इक्वल टू an+an-1 डिवाइडेड बाई 2 एन ग्रेटर देन 2, अज्यूमिंग दैट लिमिट एग्जिस्ट। ओके, ये सीक्वेंस है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो हमें बताना है कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी। तो थिंग इस वाले क्वेश्चन को मैं जनरल फॉर्म में सोल्व नहीं कर पाया था। मैंने ऑप्शंस देखते हुए इसको ऑप्शंस को नेग्लेक्ट करते हुए फाइनल रिजल्ट के ऊपर आया था। तो इसके सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। सो दिस इज हाउ आई सोल्व द क्वेश्चन। तो मैंने क्या किया, A1 यहाँ पे गिवन था, A2 भी गिवन था, an+1 इक्वल टू an+an-1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये रिलेशन वहां पे गिवन था। तो इस रिलेशन का यूज करते हुए मैंने सीक्वेंस को जनरेट किया somehow like A3 इक्वल टू दिस थिंग 7+1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इक्वल टू 4, A4 इक्वल टू A3 प्लस A2 डिवाइडेड बाई 2, so 4 plus 7 divided by 2 equal to 5.5, A5 similarly and A6। तो जैसे मैंने सीक्वेंस को जनरेट किया, ओके, ये जनरल मेथड नहीं है, ये इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैंने मेथड अप्लाई किया जिससे मैंने सोल्व किया, ये जनरल नहीं है। ठीक है, लेकिन जनरली इससे भी हम सोल्व कर सकते हैं। ओके, सो इसके लिए मैंने क्या किया था, मैंने सीक्वेंस को जनरेट किया। तो जैसे मैंने सीक्वेंस को जनरेट किया तो सीक्वेंस मेरे पास कुछ इस फॉर्म में आई, लाइक 1 7 4 5.5 4.75 5.125। ओके, हमें क्या करना था, एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे सीक्वेंस की लिमिटिंग वैल्यू देखनी थी। तो लिमिटिंग वैल्यू देखने का मतलब जैसे जैसे एन बढ़ेगा तो सीक्वेंस आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद जब मैंने जनरल सीक्वेंस जो यहाँ पे वैल्यूज गिवन थी उनका यूज किए थे, जैसे सीक्वेंस को जनरेट किया तो उससे मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे पास अगर अल्टरनेटिंग टर्म्स उठाता हूँ, लाइक 1 4 4.75, तो हम देख पा रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे 1 से लेके स्टार्ट कर रहे हैं और अल्टरनेटिंग टर्म उठा रहे हैं तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस जा रही है। अगर सेकंड टर्म को उठाते हुए फिर अल्टरनेट जाते हैं तो 7 5.5 5.125। सो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे ही हम ओड टर्म्स लेते हैं तो वो तो डिक्रीज होती जा रही है और इवन टर्म्स इंक्रीज होती जा रही है। तो एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे इसने बोला कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी। तो सम हाउ एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे हम ओड से जाएं या फिर इवन से जाएं तो हमारी सीक्वेंस कन्वर्ज कर जाएगी और एक यूनिक लिमिट आएगी। सो अगर 7 से जो से 7 के बाद कैसे आया 5.5 5.125, तो अगर लिमिटिंग वैल्यू होगी तो 7 से तो कम होगी, क्योंकि ये देखो कन्वर्ज करती जा रही है, 7 से कम होती जा रही है। यहाँ पे क्या है 1 4 4.75, इसका मतलब आगे बढ़ती जा रही है। तो अगर मैं यहाँ तक इस वाली टर्म पे आता था, ये कौन सी टर्म होगी 1 2 3 4 5 6, अगर मैं 6 टर्म के ऊपर आ जाता हूँ तो इसके बाद हम क्या बता सकते हैं कि अगर हमारी सीक्वेंस कहीं पे कन्वर्ज हो रही होगी तो वो पॉइंट इस 5.125 से क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि इस सीक्वेंस में इस फॉर्म में जा रही है तो डिक्रीज हो रही है, यहाँ से इंक्रीज होगी। तो 4.75 से इंक्रीज होगा और 5.7125 से कम होगी। ठीक है, अब ऑप्शंस के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन था हमारे पास 19/4, दैट इज 4.75, लेकिन 4.75 पे कन्वर्ज नहीं कर रही क्योंकि इसलिए अगली टर्म हम देख रहे हैं तो 5.125 है। ओके, इसके बाद हम क्या देख पा रहे हैं, बी ऑप्शन था, बी ऑप्शन में 9/2 दैट इज 4.5। तो हम देखेंगे कि क्या सीक्वेंस 4.5 पे कन्वर्ज हो रही है। तो अगर हम यहाँ से बात करते हैं कि 4.5 कुछ यहाँ पे लाई करेगा 4 और 4.75 के बीच में, अब अगली टर्म 4.75 से बड़ी होगी, इससे कम नहीं होगी, अभी हमने देखा अल्टरनेटिव सीरीज वाले फॉर्म में, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। उसके बाद डी ऑप्शन की बात करते हैं, तो डी ऑप्शन था 21/4 दैट इक्वल टू 5.25, उस पर भी कन्वर्ज नहीं करेगी क्योंकि देखो 5.125 से कम होगी, तो डी ऑप्शन भी नहीं होगा। सो इवेंचुअली ये सीक्वेंस सी दैट इज 5 इसके ऊपर कन्वर्ज कर जाएगी। ठीक है, तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड था, ये जनरल नहीं था, लेकिन हाँ ये वाला क्वेश्चन हमारा हिट एंड ट्रायल से सोल्व हो गया। ओके, अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12, ये भी हमारे पास रियल से ही है। इसमें क्या गया कि हमें ना चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन में हमें कोई सीरीज लिख रखी है। ओके, समेशन की फॉर्म में सीरीज होती है, हमें इन सीरीज के बारे में बताना है कि इनमें से कौन सी कन्वर्जेंट है। अब थिंग इज ये हमारे पास एमसीक्यू था सिंगल करेक्ट में, तो इनमें से चारों में से एक ही ऑप्शन सही है। तो अगर हम कोई एक ऑप्शन पकड़ के उसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं और अगर वो कन्वर्जेंट आ गई तो दूसरे को नहीं करेंगे क्योंकि सिंगल करेक्ट था। ओके, मतलब सिंगल करेक्टर तो एक ही करेंगे। अब हम इनमें से अब देखो किसी का लगे कोई इसको सोल्व करना स्टार्ट करे बी ऑप्शन को, ये कन्वर्जेंट नहीं आती है, ए को करे वो भी कन्वर्जेंट नहीं आती है, सी को करे वो भी नहीं आती है, डी को करे आ जाएगी क्योंकि डी इसका आंसर है, मैं सोल्व कर चुका। सो अगर हम चार ऑप्शन चेक करते हैं तो
तो हमारे पास 4 ऑप्शन थे, हमें इनके बारे में चेक करना था कि कौन सी सीरीज यहाँ पे कन्वर्जेंट होगी। तो हम किसी भी एक सीरीज को पकड़ेंगे, उसको ऊपर सोल्व करेंगे, अगर वो कन्वर्जेंट आ गई तो ओके, नहीं आए तो दूसरी सीरीज के ऊपर आएंगे। तो मैंने इसका सोल्व किया था फोर्थ ऑप्शन लेके। तो जैसे फोर्थ ऑप्शन के ऊपर बात करते हैं, अब सबसे पहले तो अगर हम इसी के ऊपर बात करते हैं जो यहाँ पे गिवन है, तो इसको गिवन को हम कैसे सोल्व करेंगे। लाइक 4 ऑप्शन है, तो हमने अगर रियल पढ़ रखा है तो इसके अंदर देखो जो इसकी यूएन टर्म है यहाँ पे एन की पावर है। ओके, जब एन की पावर है तो इसका मतलब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, nth रूट लेके। ओके, उसके बाद बी ऑप्शन था, इसमें भी एन की पावर में है, तो इसको भी हम nth रूट टेस्ट लगाएंगे। इसके अंदर साइन 1/n है, साइन 1/n का मतलब साइन एक्स बेसिकली। ओके, अगर 1/n को मैं एक्स लेता हूं तो साइन एक्स। अब साइन फंक्शन एक एक्सपेंडेबल फंक्शन है, तो इसके ऊपर हम कौन सा रूल लगाएंगे, कंपैरिजन रूल लगाएंगे। डी ऑप्शन में क्या है, रूट एन 1 माइनस कोस एक्स। अगर हम इसको 1/n को एक्स लेता हूं मैं, तो कोस एक्स हो गया जनरली ये। तो कोस एक्स का भी एक्सपेंशन हमें पता है, तो इसके ऊपर भी कंपैरिजन रूल लगेगा। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इनको हम सोल्व कैसे करेंगे। ओके, अगर सोल्व करेंगे, वो रूल हमें पता है तो ही हम सोल्व कर पाएंगे। तो ये कुछ टेस्ट थे जो इनको देख के हम समझ गए कि इसमें ये लगेगा, इसमें रूट लगेगा, इसमें कंपैरिजन लगेगा, इसमें कंपैरिजन लगेगा। ओके, so let's come to the solution. So I have solved the question. Cool. So this is the solution. तो जैसे मैं पार्ट डी को सोल्व कर रहा था, तो हमारे पास था समेशन एन गोइंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी रूट एन 1 माइनस कोस ऑफ 1/n। ओके, अब कोस 1/n मीन्स कोस का फंक्शन। अब दिस फंक्शन कैन बी एक्सपेंडेबल। कोस एक्स इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, कुछ एक्सपेंशन होती है जनरल, नियरली 10 से 12 एक्सपेंशन है जिन्हें हमें याद रखना है। ओके, तो जैसे मैंने देखा कि कोस फंक्शन को हम कुछ ऐसे एक्सपेंड करते थे। अब यहाँ पे हमारे पास x की जगह पे है 1/n। सो बेसिकली अगर हम इस कोस x को दैट इज कोस 1/n को अगर एक्सपेंड करते हैं, देन दिस विल बी कमिंग लाइक 1 माइनस 1/n स्क्वायर 2 फैक्टोरियल। ओके, क्योंकि यहाँ पे 1/n है, प्लस 1/n रेज़ टू द पावर 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ओके, तो हमने क्या किया, अब एक्सपेंडेबल फंक्शन है तो कंपैरिजन रूल लगेगा। कैसे लगेगा वो मैं आगे बताता हूँ। तो सबसे पहले हमने जो यूएन टर्म थी उसको एक्सपेंड किया। ठीक है, तो एक्सपेंड करते हुए हमने इसको सोल्व किया, तो रूट एन तो बाहर था, 1 माइनस इसका एक्सपेंशन दैट इज 1 प्लस 1/n स्क्वायर 2 फैक्टोरियल। इधर देखो माइनस था, लेकिन यहाँ पे एक और माइनस है तो ये प्लस हो गया। ओके, सो ऑन कुछ ऐसे एक्सपेंड होता गया। उसके बाद हमने क्या किया, -1 से 1 कैंसिल किया। उसके बाद रूट एन को अंदर लेके गए। ठीक है, तो रूट एन को जैसे अंदर लेके गए तो टर्म्स कुछ ऐसे बन गई, रूट एन डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू n स्क्वायर। ठीक है, ये वाली टर्म और इसके साथ ये वाला रूट एन। ओके, उसके बाद अगली टर्म के साथ लेके गए एंड सो ऑन। तो जब हम कुछ ऐसे सोल्व करते थे कंपैरिजन रूल में, रियल एनालिसिस में, तो उसमें हम क्या करते थे, वी एन एक टर्म, कंपैरिजन रूल के लिए हमें वी एन टर्म पता होनी चाहिए, एक और सीरीज पता होनी चाहिए। सो उस सीरीज में क्या था, वी एन को हम जनरेट करते थे या फिर हम कुछ एनालाइज करके हम उसके बारे में पता करते थे कि वी एन को हम क्या माने, जिससे कि हम यू एन के बारे में बता पाएंगे। ओके, तो जब भी हमारे पास एक्सपेंडेबल फंक्शन होता था, तो उस फंक्शन में गिवन प्रॉब्लम ने उस फंक्शन को एक्सपेंड करते थे, उसके बाद उसको जनरली थोड़ा बहुत सोल्व करते थे, जैसे हमने यहाँ पे किया, 1 से 1 को कैंसिल किया, रूट एन से मल्टीप्लाई किया। तो उसके बाद जो सॉल्यूशन के बाद हमारे पास एक टर्म कुछ ऐसे आ गई। ठीक है, इसमें से फिर हम फर्स्ट टर्म को वी एन अज्यूम कर लेते थे। ठीक है, सच दैट वी एन का नेचर हमें पता होता था। सो यहाँ पे वी एन मेरे पास आ गया, वी एन इक्वल टू, ये तो कॉन्स्टेंट है 2 फैक्टोरियल, इसको लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1/2 फैक्टोरियल एन रेज़ टू द पावर 3/2। okay, so basically vn is inversely proportional to 1/n raised to the power 3/2। इनवर्सली तो नहीं बोलेंगे, डायरेक्टली 1/n raised to the power 3/2। ओके, अब पी सीरीज रूल था हमारे पास कि जब भी ऐसी हमारे पास कोई वीएन सीक्वेंस होती थी जिससे हम सीरीज बनाते थे, समेशन वीएन अगर हम करते थे, अगर यहाँ पे एन की वैल्यू देखो, एन की पावर कितनी है 3/2, दैट इज 1 से कैपिटल। ओके, तो अगर 1 से बड़ी यहाँ पे पार होती तो हम बोलते थे कि ये सीरीज जो होगी समेशन वी एन, ये कन्वर्जेंट होगी। पी सीरीज रूल था ये। ओके, तो अब हमें इसके बारे में पता था। उसके बाद कंपैरिजन रूल में हम क्या करेंगे, यू एन डिवाइडेड बाई वी एन, उसकी लिमिट निकालेंगे। अगर वो फाइनाइट आ जाती थी तो हम बोलते थे कि वी एन और यू एन सेम नेचर की होंगी। ओके, अब वी एन के बारे में हमें पता है कि कन्वर्जेंट है, तो अब कंपेरिजन रूल अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। सो हियर वी आर हैविंग द कंपैरिजन रूल। तो कंपैरिजन रूल में मैंने क्या किया, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन डिवाइडेड बाई वी एन। ओके, वी एन टर्म से यू एन को डिवाइड कर देते हैं, तो जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, फर्स्ट टर्म सेम थी तो 1 माइनस दिस टर्म्स, लाइक रूट एन से रूट एन कैंसिल हो गया। एन की पार यहाँ पे 4 थी तो यहाँ पे 2 थी नीचे डिनोमिनेटर में, तो नीचे एन रेज टू द पावर 2 बचा, एन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो आगे वाली हर टर्म के अंदर देखो यहाँ पे एन की पावर 4 था,
आगे वाली में n की पावर 6 आएगा एंड सो ऑन। तो यहाँ पे बेसिकली डिनोमिनेटर में n की पावर बढ़ती रहेगी हमेशा, और जैसे ही n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे होगा तो ये टर्म 0 हो गई एंड इसके आगे वाली सारी टर्म 0 हो गई। दैट मीन्स इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 आ गई। नाउ 1 इज ए फाइनाइट नंबर, तो un और vn का सेम नेचर होगा। vn के बारे में हमने अभी अभी देखा कि पी सीरीज रूल से हमें पता चला है कि समेशन vn कन्वर्जेंट होगी, सो वी कंक्लूड दैट un इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। ओके, सो यहाँ पे डी ऑप्शन था जो सही था कि डी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। ओके, इसके बाद आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन के ऊपर, और वी कैन से 13। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर बात करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, अल्फा और बीटा दो रियल नंबर है सच दैट लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 tan 2x minus 2 sin alpha x divided by x into 1 minus cos 2x इक्वल टू बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा फाइंड करके उनको समेशन करके वैल्यू बतानी कि इनका रिजल्ट क्या आएगा। ओके, तो इसके ऊपर बात करते हैं कि कैसे सोल्व करेंगे। नाउ थिंग इज बीटा को तो हम सोल्व कर लेंगे कि अगर हमें अल्फा की वैल्यू पता है, अगर अल्फा पता चल गया तो हम इस लिमिट को सोल्व करेंगे, जिससे हमें बीटा के बारे में पता चल जाएगा कि बीटा क्या है। ओके, अब बात करते हैं अल्फा के ऊपर कि अल्फा को सोल्व कैसे करेंगे, या फिर बीटा को भी, अगर बीटा को भी देख लेते हैं तो एज एक्सटेंडिंग टू 0 के ऊपर देखो डिनोमिनेटर क्या जा रहा है, 0 इंटू 1 माइनस 1 दैट इज 0। सो डिनोमिनेटर में 0, न्यूमिनेटर में भी tan 0 माइनस 2 sin 0। ओके, तो 0 बाय 0 फॉर्म है, तो एलोपिटे लगा के हम इसको सोल्व कर लेंगे। अब थिंग इज हम अल्फा को फाइंड करेंगे, तो अल्फा को हम कैसे फाइंड करेंगे उसके ऊपर बात करते हैं। तो हियर इज द सॉल्यूशन, हियर वी गो। ओके, तो ये फंक्शन था, हमें फंक्शन लिख रखा है यहाँ पे, अल्फा के लिए सोल्व कर रहे हैं। तो अल्फा को सोल्व करने के यहाँ पे मैंने दो मेथड कर रखे हैं, तो उन दो मेथड को देखते हैं कि मैंने कैसे सोल्व किया। एज एन टेंडिंग टू 0, ठीक है, एक जनरल रिजल्ट बता रहा हूँ कि जैसे ही हमारे पास एन टेंडिंग टू 0 होता है, इन दैट केस साइन एन कैन बी अप्रोक्सीमेटेड बाय यूजिंग एन। ठीक है, साइन एन की जगह पे हम एन यूज कर सकते हैं। सिमिलरली टेन एन की जगह पे हम एन यूज कर सकते हैं अगर हमारे पास एन टेंडिंग टू 0 है। ओके, तो हमारे पास जो गिवन प्रॉब्लम थी वहां पे क्या था, लिमिट tan 2x माइनस 2 sin अल्फा x डिवाइडेड बाय x 1 माइनस cos 2x। तो x टेंडिंग टू 0 के ऊपर tan 2x विल बी कन्वर्टेड टू 2x एंड माइनस 2 sin अल्फा x मींस 2 अल्फा x। ओके, तो इसका यूज किया मैंने, लिमिट x गोइंग टू 0 2x माइनस 2 अल्फा x डिवाइडेड बाय x 1 माइनस cos 2x। ओके, x यहाँ से कॉमन लिया, उसको नीचे से नेग्लेक्ट किया, मतलब कैंसिल किया। तो जैसे कैंसिल करते हैं तो 2 माइनस 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस 2 अल्फा। अब देखो लिमिटिंग वैल्यू अगर हम चेक करते हैं तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 के ऊपर डिनोमिनेटर जा रहा था 1 माइनस कोस 1, सॉरी कोस 0। तो कोस 0 इज 1, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास 0 आ गया। दैट मीन्स इसको इनडेटरमिनेंट फॉर्म होने के लिए हमारे पास न्यूमरेटर को भी 0 को टेंड करना पड़ेगा, सो दैट ये 0 बाय 0 फॉर्म में कन्वर्ट हो। दैट मीन्स 2 माइनस 2 अल्फा इक्वल टू 0, दिस गिविंग अल्फा इक्वल टू 1। ठीक है, तो अल्फा को फाइंड करने का एक तरीका ये था जिससे हमने अभी सोल्व किया। तो हमने क्या किया है कि जैसे ही हमारे पास n टेंडिंग टू 0 होता है, हम साइन n को अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं यूजिंग n। सिमिलरली tan n को अप्रोक्सीमेट करते हैं यूजिंग n। ओके, देखो देख के पता चल रहा है कि साइन ऑफ नियरली जीरो वैल्यू इज नियरली जीरो। ठीक है, टेंडिंग टू 0 का मतलब नियरली जीरो, दैट विल बी जीरो। सिमिलरली फॉर tan n दिस विल बी जीरो। ओके, तो एक मेथड ये था, दूसरा मेथड मैंने नीचे सोल्व किया, तो उसको देखते हैं। तो सेकंड मेथड में मैंने क्या किया, मैंने इसको सेपरेट किया, लाइक टू टर्म्स थी यहाँ पे, tan 2x माइनस 2 sin अल्फा x डिवाइडेड बाय दिस टर्म। तो मैंने क्या किया है, न्यूमरेटर की एक टर्म को उठाया डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर माइनस सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। तो जैसे हमने ये किया, अब देखो मैंने लिमिट का यूज करूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल क्या है, 2x डिवाइडेड बाय, अगर 2x होता है देन दिस लिमिट विल बी गोइंग टू 1। ओके, तो डिवाइडेड बाय 2x, सो हम यहाँ से 2 पे मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली इस केस में हम नीचे अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस टर्म विल बी 1 एंड दिस टर्म विल बी 1 एंड सिमिलरली दिस विल बी टेंडिंग टुवर्ड्स लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 माइनस 2 अल्फा 1 माइनस cos 2 अल्फा, सॉरी cos 2x। तो सिमिलरली 0 बाय 0 फॉर्म लाने के लिए हम यहाँ पे भी इसको कंपेयर करेंगे 0 से, दैट इज 2 माइनस 2 अल्फा इक्वल टू 0, दिस गिविंग अल्फा इक्वल टू 1, अल्फा इक्वल टू 1। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू हमें पता चल गई। अब हमें बीटा के लिए सोल्व करना है। तो हमारे पास देखो न्यूमेरिकल में क्या था, लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan 2x माइनस 2 sin अल्फा की वैल्यू 1 x, सो tan 2x माइनस 2 sin x डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos 2x।
इसके लिए हम सोल्व करेंगे सो दैट हमें बीटा मिले। अब थिंक 0/0 फॉर्म थी तो एल ऑर्बिटल लगेगा, तो बस हम उसको ही सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बीटा के लिए सोल्व किया, तो यहाँ पे बीटा के लिए सोल्व करने के लिए हमारे पास कुछ टर्म्स ये थी, तो इसको ऊपर मैंने पहले एल ऑर्बिटल लगाया, तो एल ऑर्बिटल लगा के मैंने इसका डिफरेंशिएट किया, तो इसका डिफरेंशिएशन आया 2 माइनस 2 cos x डिवाइडेड बाई इसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस cos 2x प्लस 2x sin 2x। ओके, अब ये अगेन फिर से 0/0 फॉर्म ले रही थी, ठीक है। तो 0/0 फॉर्म के लिए फिर से एल ऑर्बिटल लगाएंगे, उसके बाद हमारे पास एल ऑर्बिटल लगाने के बाद ये वाली टर्म आएगी लाइक 8 sec स्क्वायर 2x tan 2x प्लस 2 sin x डिवाइडेड बाय 4 sin 2x प्लस 4x cos 2x। ओके, उसके बाद फिर से 0/0 फॉर्म बन रही थी, तो फिर से एल ऑर्बिटल लगाएंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करते करते हम इस टर्म के ऊपर आएंगे, ठीक है। तो 3 बार एल ऑर्बिटल लगाने के बाद हमारे पास कुछ टर्म्स ये बनेंगी। अब यहाँ पे इंडेटरमिनेट फॉर्म नहीं ले रहा, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज को पुट कर देंगे, ठीक है। एक्स टेंडिंग टू 0 के ऊपर इसको सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू आ गई 16 + 2 डिवाइडेड बाय 12 दैट इज 3/2। ओके, तो अल्फा की वैल्यू थी हमारे पास 1, बीटा की वैल्यू आ गई 3/2, हमें पूछा था अल्फा प्लस बीटा, सो 5/2। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखो 2 वेरिएबल में गिवन है, डिफरेंशियल कैलकुलस का क्वेश्चन है। ओके, डिफरेंशियल कैलकुलस के सारे क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, बस इनके ऊपर बेसिक अप्रोच लगानी होती है। तो बेसिकली पहले तो क्वेश्चन को समझना होता है, उसके बाद देखो अगर हम पूरा सोल्व करते हैं तो काफी बड़ा भी हो जाता है, लेकिन कभी कभी हमें ऑप्शन को देखते हुए सोल्व करना पड़ता है। ओके, तो हम इसको सोल्व करने के लिए पहले तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर ऑप्शन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन गिवन था f ऑफ x, y इक्वल टू 2x³ प्लस 3y³ डिवाइडेड बाय x² प्लस y², x, y नॉट इक्वल टू 0, 0, x, y इक्वल टू 0, 0। ओके, तो फंक्शन जब 0 होगा, 0, 0 पे अगर हम देखते तो 0 वैल्यू होगी, और नॉट इक्वल टू 0, 0 पे फंक्शन की कुछ वैल्यू है, तो हमें इसकी 0 के ऊपर कंटिन्यूटी या फिर डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, जो नीचे ऑप्शन देख के पता चल रहा है। उसके बाद इसने डिनोट किया fx00 एंड fy00, ये होते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। तो पहले तो हम इनके लिए सोल्व करेंगे, क्योंकि ऑप्शन में देख पा रहे हैं कि जैसे ऑप्शन में लिखा है कि ये एग्जिस्ट करेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे है एग्जिस्ट। ओके, उसके बाद इसने बोला कि हमें इसके बारे में 0,0 पॉइंट के ऊपर चेक करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो सबसे पहला ऑप्शन देखें तो f इज कंटिन्यूअस एट 0,0 बट fx एंड fy डज नॉट एग्जिस्ट। सेकंड ऑप्शन है f इज डिफरेंशिएबल, थर्ड है नॉन डिफरेंशिएबल, फोर्थ है नॉन कंटिन्यूअस। तो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है दिस इंप्लाइज कंटिन्यूटी, ठीक है। एक होता है, अगर हम टोपोलॉजी देखते हैं, p इंप्लाइज q देन नोट q इंप्लाइज नोट p। तो अगर हमारे पास प्रॉब्लम है जो क्वेश्चन है, अगर मैं इसके ऑप्शंस को भी पहले देख रहा हूँ, तो अगर हमारे पास फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, इन दैट केस हम बोलेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा, ठीक है। लेकिन हो सकता है फंक्शन डिफरेंशिएबल ही ना हो, तो नॉट कंटिन्यूअस इंप्लाइज नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। तो अगर नॉन कंटिन्यूअस होगा ये फंक्शन, डी ऑप्शन के ऊपर बात करें, तो अगर था डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी, सो नॉट कंटिन्यूटी इंप्लाइज नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। तो अगर ऑप्शन डी सही होता है, अगर हम अज्यूम कर लेते हैं सोल्व करने से पहले, तो अगर डी ऑप्शन सही होगा तो हमारे पास सी ऑप्शन भी सही होगा एज पर टोपोलॉजी। लेकिन ये सिंगल करेक्ट था, तो दो सही नहीं हो सकते। तो ऐसा हो सकता है कि फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल रहा हो लेकिन कंटिन्यूअस रहा हो, ठीक है। नॉन डिफरेंशिएबल होते हुए कंटिन्यूअस हो सकता था। तो अब देखो, अगर नॉन डिफरेंशिएबल था तो कंटिन्यूअस हो सकता है, और हो सकता है मतलब ऑप्शंस को हम चेक करते हैं। तो इस ऑप्शन के ऊपर बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत विजुअलाइज कर चुका हूं। अब हम बात करेंगे बी और सी के ऊपर, कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं है, और हम ये लिमिट निकाल लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव्स, क्योंकि उसका यूज भी करेंगे। सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। हियर इज द सॉल्यूशन, कि हमारे पास फंक्शन था कुछ fxy इक्वल टू दिस थिंग। तो मैंने सबसे पहले पार्शियल डेरिवेटिव निकाला, तो fx एट 0, 0 इज पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो पार्शियल डेरिवेटिव की डेफिनेशन लगाते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h कोमा 0, क्योंकि देखो x के लिए पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो x को हम फंक्शन रखेंगे, मतलब वेरिएबल रखेंगे, और y वाली टर्म को हम कांस्टेंट रखेंगे। सो f ऑफ 0 प्लस h कोमा 0 माइनस f ऑफ 0 कोमा 0 डिवाइडेड बाय h। ओके, अब फंक्शन के अंदर जैसे वैल्यू पुट करते हैं, ये रहा हमारे पास फंक्शन। तो एफ ऑफ, यहाँ पे देखो सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, एफ ऑफ एच कोमा 0 माइनस एफ ऑफ 0, 0 डिवाइडेड बाय एच। एफ ऑफ 0, 0 हमारे पास है 0, हमें यहाँ पे x की जगह पे h को रिप्लेस करना है, y की जगह पे 0। तो जैसे इन वैल्यूज को पुट करते हैं, तो यहाँ पे 2h³ प्लस 0 डिवाइडेड बाय h स्क्वायर, सो 2h³ डिवाइडेड बाय h स्क्वायर डॉट h, दिस h जो डिनोमिनेटर था।
ठीक है, अब एच क्यूब डिवाइडेड बाय एच क्यूब, एच क्यूब से एच क्यूब कैंसिल हो गया, दिस विल बी कमिंग आउट टू बी 2, दैट इज ए कांस्टेंट। तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है। इसके बाद हमने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई निकाला, तो उसके लिए क्या करेंगे, लिमिटिंग वैल्यू h टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ जीरो कोमा जीरो प्लस एच, अब y की टर्म में हम रिप्लेस करेंगे क्योंकि x तो कांस्टेंट है यहाँ पे, माइनस एफ ऑफ जीरो कोमा जीरो डिवाइडेड बाय एच। ओके, तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो x की जगह पे तो जीरो रखेंगे, y की जगह पे h रखेंगे, सो 3h क्यूब डिवाइडेड बाय जीरो प्लस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय h। ओके, दिस टर्म, सो यहाँ पे भी h क्यूब डिवाइडेड बाय h क्यूब से h क्यूब कैंसिल हुआ, दिस विल बी कमिंग आउट टू बी 3। सो हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं और उनकी वैल्यू है 2 एंड 3। ठीक है, अब आते हैं डिफरेंशियबिलिटी के ऊपर। तो डिफरेंशियबिलिटी को सोल्व करने के काफी मेथड होते हैं, जिनमें से एक मेथड होता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव हम कैसे करते हैं इस वाले क्वेश्चन में हम समझ सकते हैं। तो हम क्या कर रहे थे, एक पाथ लेते हैं या फिर एक डायरेक्शन लेते हैं जिसके रेस्पेक्ट में हम किसी फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं। ओके, तो इसको मैंने कैसे किया है, हमें 0,0 के ऊपर देखना था, तो मैंने एक डायरेक्शन ले ली ऑफ 1,1। ठीक है, इसको सोल्व करने का मेथड अब इसमें समझ सकते हैं कि कैसे सोल्व करना है। सो बेसिकली मेरे पास दो पॉइंट है 0,0 एंड 1,1। तो मेरे को फंक्शन की इस पॉइंट के ऊपर 0,0 के ऊपर डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है इन द डायरेक्शन ऑफ दिस पॉइंट। सो बेसिकली समहाउ ये पॉइंट्स एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, इन अप्रोचिंग मेथड में हम इसको सोल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे, एफ डैश एट 0,0 इन डायरेक्शन ऑफ 1,1, this will be equal to limiting value of h tending to 0, f of 0,0 plus h of 1,1। ठीक है, इस फंक्शन को इसकी डायरेक्शन में डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहे हैं, तो डिफरेंशियबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला लगाएंगे इस फंक्शन को इसकी डायरेक्शन में, तो f of 0,0 प्लस h 1,1 माइनस इस फंक्शन की वैल्यू 0,0 पे डिवाइडेड बाय h। सो जैसे इसको सोल्व करेंगे तो 0 प्लस h दैट इज h, 0 प्लस h दैट इज h, तो f of h, डिवाइडेड बाय h। ओके, अब h, h पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये रहा फंक्शन हमारे पास, तो 2h क्यूब प्लस 3h क्यूब डिवाइडेड बाय h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ठीक है, सो 5h क्यूब डिवाइडेड बाय 2h स्क्वायर। ओके, सो हियर इज द सॉल्यूशन। सो 5h क्यूब डिवाइडेड बाय h स्क्वायर, एक डिनोमिनेटर में भी हमारे पास h था, तो उस h से क्या हो गया, नीचे भी क्यूब बन गया, तो क्यूब से क्यूब कैंसिल, दैट इज 5/2। ठीक है, तो हमने एक डायरेक्शनल डेरिवेटिव का मेथड लगाया, उसमें हमने डायरेक्ट डिफरेंशिएशन किया, तो हमारे पास कुछ वैल्यू आई 5/2। अब हम एक और मेथड लगाते हैं, अगर हमारे पास दोनों मेथड से अगर हमारा जो डेरिवेटिव आया है अगर वो कांस्टेंट आ जाता है, कांस्टेंट मींस सिमिलर आ जाता है, सेम आ जाता है, तो हम बोलेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अगर नहीं है तो हम बोलेंगे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। तो एक मेथड हमने यहाँ पे अप्लाई किया, अगले मेथड से हम सोल्व करते हैं। यहाँ पे अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा 0,0 के ऊपर, तो इसका डेरिवेटिव जो हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव लिया है, दिस मस्ट बी इक्वल टू, हम एक मैट्रिक्स जनरेट करेंगे, जो मैट्रिक्स थी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई, और जो यहाँ पे डायरेक्शन ली थी उसको कॉलम वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दिस वैल्यू इज 5। तो अगर डिफरेंशिएबल होना था तो ये वैल्यू और जो पीछे हमने सोल्व किया था उन दोनों को इक्वल होना पड़ेगा, बट यहाँ पे ये वैल्यू 5 आ रही थी और पीछे वाली वैल्यू थी 5/2, दोनों अनइक्वल थी, तो हम बोलेंगे फंक्शन यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है। सो दिस इज द मेथड ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन हमारे पास सी था, दैट इज नॉन डिफरेंशिएबल। तो टू वेरिएबल के क्वेश्चंस को कुछ हम ऐसे सोल्व करते हैं। ठीक है, अब इसके आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास कुछ ऐसा था कि हमें एरिया बताना था। हमें यहाँ पे लिमिट्स बतानी है, लिमिट्स को अननोन कर रखा है कैसे, इसने एक पैराबोलॉइड बोला z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक प्लेन बोला z इक्वल टू 2y। ठीक है, तो इसका जो एरिया बना, सॉरी वॉल्यूम बना इस पैराबोलॉइड के इस प्लेन के साथ, तो पैराबोलॉइड एक 3D टर्म हो गई, ये देखो 3D में है, ये एक प्लेन है, तो 3D एक प्लेन को कट करेगा तो हमारे पास एक वॉल्यूम जनरेट होगा, तो उस वॉल्यूम को इसने ट्रिपल इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखा, तो उसको इसने इस फॉर्म में डिनोट किया, इंटीग्रेटिंग 0 टू अल्फा इंटीग्रेटिंग बीटा वाई टू वाई इंटीग्रेटिंग माइनस रूट जेड माइनस वाई स्क्वायर रूट जेड माइनस वाई स्क्वायर, ये माइनस में था, dx dz dy। सो बेसिकली ये वाली जो लिमिट्स है जो यहाँ पे गिवन है रूट में, ये लिमिट्स x की हो गई, उसके बाद सेकंड इंटीग्रेशन में हमारे पास dx है, तो ये लिमिट्स x इसकी dz की हो गई, सॉरी z था, और फाइनली हमारे पास y की थी।
तो जो सबसे बाहर होता है वो लिमिट्स कांस्टेंट होनी चाहिए, उसकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, और बाकी इस वाले का फंक्शन और ये इन दोनों का फंक्शन होती है। ठीक है, ट्रिपल इंटीग्रेशन या फिर डबल इंटीग्रेशन में एक मेथड होता है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? तो देखो, सबसे पहले तो x के बारे में इसने सोल्व कर रखा है, तो x के ऊपर हम बात नहीं करेंगे क्योंकि x की लिमिट दे रखी है। तो अगर हम x को ड्रॉप कर देते हैं, लाइक हमारे पास 3D में कोई चीज है, हमें उसको ड्रॉप करना है कहीं पे भी, लाइक उसमें एक वेरिएबल को, लाइक मैं ऐसे एनालाइज कर रहा हूँ। ओके, ये कैलकुलेटर है, इससे हम थोड़ा देखते हैं। तो अगर मेरे पास ये कोई एक, ठीक है, ये कुछ चीज थी, हमें इसका वॉल्यूम बताना था, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? इसने बोला कि एक वेरिएबल जो हमारे पास x था उसके बारे में सोल्व कर दिया। तो अगर ये कोऑर्डिनेट हम x ले लेते हैं, ये x ले लेते हैं, नीचे वाले हमारे पास y और z है, ठीक है, हाथ पे मेरे नीचे y और z है। तो अगर इसने इसकी लिमिट दे दी, हमें पता है कि इसकी हाइट कितनी थी, अब हमें देखना है इसकी विड्थ वगैरह कितनी है। तो अगर हमें ये चीज पता है, तो अगर हम इसको ड्रॉप कर देते हैं नीचे, दैट मीन्स कुछ ऐसे कर दिया, ठीक है, ये पूरा यहाँ पर था, लेकिन इसकी प्रोजेक्शन ले लेते हैं नीचे, तो हमारे पास x वाले कोऑर्डिनेट्स हट जाएंगे। उसके बाद हम सिर्फ y और z के ऊपर सोल्व करेंगे कि यहाँ पे किस फॉर्म में मूव कर रहा था, क्योंकि x की लिमिट हमें पहले से पता है। तो यही मेथड हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो अब सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 इज द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम देख ही पा रहे थे कि यहाँ पे जो इक्वेशन लिख रखी थी, वहां से x की वैल्यू हमें पता चल गई कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू जेड माइनस वाई स्क्वायर। सो x के दो रूट आए, माइनस रूट जेड माइनस वाई स्क्वायर और प्लस में रूट जेड माइनस वाई स्क्वायर। तो पॉजिटिव टर्म हमारे पास अपर लिमिट हो गई और नेगेटिव टर्म लोअर लिमिट हो गई। ओके, इसके बाद हमने क्या किया? प्रोजेक्शन लिया है पूरी इमेज का, जो यहाँ पे पैराबोलॉइड बन रहा था उसकी प्रोजेक्शन ली वाईजेड प्लेन में। ठीक है, वाईजेड प्लेन का मतलब वहां पे x की वैल्यू 0 होगी। ओके, सो अब देखो, x की वैल्यू 0 होते ही इक्वेशन क्या बनेगी? अगर यहाँ पे x की वैल्यू 0 रख देते हैं, तो z इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड z इक्वल टू 2y, तो दो इक्वेशन हमें मिल गई। इनसे हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कॉमन रीजन निकालना है। तो एक इक्वेशन थी z इक्वल टू वाई स्क्वायर, दैट मीन्स पैराबोला। ओके, एंड z इक्वल टू 2y, दैट मीन्स स्ट्रेट लाइन। तो इन दोनों के बीच में कॉमन पार्ट हमारे पास ये बनेगा, जो मैंने यहाँ पे शेडेड बना रखा है। इसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है हमें इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हुए। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास मिला 0 और y। तो 0 पॉइंट कुछ यहाँ पे रहा होगा और y इक्वल टू 2 पॉइंट यहाँ पे रहा होगा। तो y की लिमिट पता चल गई कि 0 से लेके 2 तक जा सकती है। ठीक है, 0 से लेके 2 तक, क्योंकि अभी हमने देखा है। तो y की लिमिट्स हमें पता चल गई। तो यहाँ पे था y की जो हमने फिक्स लिमिट कर रखी थी, 0 से लेके अल्फा की वैल्यू आ गई 2। ओके, तो अल्फा की वैल्यू हमें पता चल गई। अब बात करते हैं बीटा की वैल्यू। तो बीटा का मतलब z को हम फंक्शन ऑफ y लिखेंगे। तो z हमारे पास अगर ये वाला एक्सिस था, तो इसके पैरेलल हमने एक लाइन रोकी। तो जैसे लाइन रोकी, तो यहाँ से कट करते हुए यहाँ पे कट करके यहाँ से एग्जिट कर गई। तो इसकी मिनिमम लिमिट हो गई ये वाला कर्व, और मैक्सिमम लिमिट हो गई z इक्वल टू 2y। तो मिनिमम लिमिट क्या हो गई यहाँ से? z इक्वल टू वाई स्क्वेयर। सो बीटा विल बी वाई स्क्वेयर। ठीक है, अभी यहाँ से देख पाए कि हमें अल्फा की वैल्यू पता चल गई 2 और बीटा इज वाई स्क्वेयर। तो ऑप्शन के ऊपर बात करते हैं। अल्फा इज 2 एंड बीटा इज वाई स्क्वेयर एंड y कैन गो फ्रॉम 0 to 2। अभी प्रोजेक्शन में हमने देखा, सो ऑप्शन सी। ओके, तो डबल इंटीग्रेशन को कुछ हम ऐसे सोल्व करते हैं, ट्रिपल इंटीग्रेशन भी कुछ ऐसे सोल्व हो जाता है। जनरली हमें जो सबसे बड़ी इक्वेशन गिवन होती है, 3D में हम विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए सोल्व करने का एक ही मेथड है, किसी एक वेरिएबल को सोल्व कर लो और पूरी इमेज को प्रोजेक्शन में ले लो। तो जैसे प्रोजेक्शन लेते हैं, तो एक वेरिएबल वहां पे हट जाता है। तो एक वेरिएबल हटते हैं, टू वेरिएबल में हम इमेज बना सकते हैं। ठीक है, तो एक मेथड होता है जिससे हम क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। ओके, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें क्या था? डबल इंटीग्रेशन दे रखा है, इंटीग्रेटिंग 0 टू रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स। तो ये लिमिट्स y की होगी, ये लिमिट x की होगी। ठीक है, तो x कहां से कहां तक रन हो रहा है? 0 से 2 तक, और ये 0 से लेके ये वाली इक्वेशन रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहली बात, जब भी हमारे पास कुछ इस फॉर्म में हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाली फॉर्म में, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन कुछ भी यूज हो रहा हो, तो वहां पे हम इस टर्म को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद सोल्व करेंगे। तो पोलर फॉर्म में क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर आर डी थीटा एंड समथिंग, ऐसे सोल्व करते हैं। तो इसके ऊपर बात करते हैं। तो पोलर फॉर्म में सोल्व कर रखा है मैंने इसको। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉब्लम थी कि हमें इंटीग्रेट करना था 0 से लेके 2 तक, इंटीग्रेटिंग 0 टू रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स। तो x की लिमिट हमें पता चल गई 0 से लेके 2 तक, y की लिमिट पता चल गई 0 से लेके रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर तक।
ठीक है। तो जैसे हम इसको सोल्व करते हैं तो इक्वेशन ऑफ सर्कल बनती है। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये सर्कल कुछ इस फॉर्म में बनेगा हमारे पास। उसके बाद इक्वेशन ऑफ सर्कल इन फॉर्म ऑफ पोलर फॉर्म, तो वो लिखते हैं हम r इक्वल टू 2a cos थीटा। ओके, सो r स्क्वायर विल बी 2ar cos थीटा। अब r स्क्वायर होता था x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दैट इक्वल टू 2ar cos थीटा। नाउ दिस r cos थीटा इज बेसिकली x, so x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 2ax। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल जो हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है, सो यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो जब हम r इन टर्म्स ऑफ थीटा लिखते हैं, ठीक है, अब देखो, अब चेंज ऑफ ऑर्डर भी करना पड़ेगा यहाँ पे। लाइक यहाँ पे तो x और y में है, अब हमें क्या करना है, हमें इसको मतलब पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारी जो लिमिटिंग वैल्यूज आ रही होंगी, जो लिमिट आ रही होंगी, वो थीटा और r की टर्म्स में आ रही होंगी। तो यहाँ पे जो है ये कर्व बना होगा, ये वाला सर्कल जो सेमी सर्कल यहाँ पे है। ठीक है, अब थिंग इज हमें थीटा के बारे में पता है। थीटा का मतलब ये सर्कल अगर हम यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो देखो मैक्सिमम 0 से लेके π/2 तक जा रहा है थीटा। ठीक है, क्योंकि देखो कर्व यहाँ से हो रहा है, कुछ ऐसे सर्कल है, तो यहाँ से π/2 तक जा रहा है। अब r की वैल्यू 0 से लेके हम पोल ये पॉइंट होता है, अब पोल से लेके कर्व के ऊपर लाइन ड्रॉ करते हैं, वहां से हमें r की वैल्यू पता चलती है। तो हम यहाँ से पोल से लेके इसको यहाँ पे ड्रॉ किया, तो दिस थिंग इज 0 एंड दिस कर्व इज r इक्वल टू 2 cos थीटा। यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास 1 थी, सो बेसिकली r इज 2 cos थीटा। a को यहाँ पे 1 रखेंगे, सो दिस थिंग विल बी कन्वर्टिंग टुवर्ड्स इंटीग्रेटिंग 0 टू π/2, इंटीग्रेटिंग 0 टू 2 cos थीटा। ओके, ये इक्वेशन हमने अभी अभी लिखी थी, r इक्वल टू 2a cos थीटा। पोलर फॉर्म में सर्कल को हम कुछ ऐसे लिखते थे, की वैल्यू यहाँ पे 1 थी क्योंकि गिवन प्रॉब्लम में इक्वेशन कुछ ऐसे थी। ओके, और उसके बाद हमारे प्रॉब्लम में देखो क्या था, ये टर्म थी, तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू r एंड dy dx इक्वल टू r d थीटा। ठीक है, r dr d थीटा। तो इसको जैसे रिप्लेस करते हैं, ये बन गया आर स्क्वायर dr d थीटा। उसके बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे तो r³/3, लिमिटिंग वैल्यू 0 टू 2 cos थीटा d थीटा। इसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो 1/3 इंटीग्रेटिंग 0 टू π/2, 8 cos³ थीटा d थीटा। फिर मैंने इसको सब्सटीट्यूशन किया, साइन थीटा को टी पुट करते हुए, फिर इसको सोल्व करते गए। तो जैसे इसको सोल्व किया तो 8/3 इंटीग्रेटिंग 0 टू 1 माइनस टी स्क्वायर डी थीटा डी टी, दैट विल बी कमिंग आउट टू बी 16/9। ठीक है, तो जब भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम इस फॉर्म में होती है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाली टर्म्स होती है, तो उसको हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और इक्वेशन ऑफ सर्कल में जनरली ये सोल्व होती है। ओके, जनरली बता रहा हूँ, हर बार नहीं, लेकिन जनरली इक्वेशन ऑफ सर्कल में ही सोल्व होती है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हम बना सकते हैं या फिर इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने जनरेट भी किया कि हमारी ये वाली इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है, क्योंकि देखो इसको सोल्व करते हुए हम कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट कर गए इसको। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16 को कुछ ऐसे सोल्व करना था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 17 में देखो हमारे पास कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देखा रखा है, कहाँ से, r³ से लेके r4 पे। ठीक है, और उसने ट्रांसफॉर्म करके कुछ वेरिएबल्स हैं जिनको, वेरिएबल तो नहीं बोले, कुछ वेक्टर्स हैं जिनको ट्रांसफॉर्म कर रखा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1,1,0 विल बी इक्वल टू 2,0,0, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1,0,1 दिस इक्वल टू 2,4,0,0, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0,1,1 इक्वल टू 0,0,2,0। और हमें ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन बताया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1,1,1। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम थोड़ा बहुत विजुअलाइज करेंगे, या थोड़ा बहुत इसको देखेंगे कि क्या ये वाला वेक्टर, ठीक है, जो गिवन वेक्टर है जिसको हमें सोल्व करना है, क्या ये वेक्टर जो प्रीवियसली 3 हमें वेक्टर ये दिए गए थे जिनके सॉल्यूशन भी पता था हमें, क्या ये वाला वेक्टर इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्योंकि प्रॉपर्टी होती थी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फा यू इक्वल टू अल्फा टाइम्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यू, तो उसका हम काम करेंगे यहाँ पे। तो हमें बेसिकली ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन पता थी, अगर इसको हम v1 देते हैं, इसको v2 और इसको v3, तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ v1 पता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ v2 पता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ v3 पता है। अगर हम इसको इनकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म में लिखते हैं, लाइक अल्फा दिस वेक्टर v1 प्लस बीटा v2 प्लस गामा v3, तो हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन लिख सकते हैं। ओके, तो ऐसे ही मैंने इसको सोल्व किया है। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको हम, हियर इज द सॉल्यूशन। ओके, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हमें गिवन थी, ये 3 ट्रांसफॉर्मेशन गिवन थी, इसको हमने लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा। सो 1,1,1 इक्वल टू अल्फा टाइम्स v1 प्लस बीटा टाइम्स v2 प्लस गामा टाइम्स v3।
फिर मैंने अल्फा बीटा गामा के लिए सोल्व किया, तो तीनों की वैल्यू 1/2 आई। उसके बाद हमने इसमें पुट कर दिया। ओके, सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1,1 विल बी 1/2 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ V1 प्लस 1/2 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ V2 प्लस 1/2 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ V3। ठीक है, इन ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू गिवन थी, उसको हमने सोल्व किया, तो हमारे पास सॉल्यूशन आ गया 2,2,1,0। सो इक्वेशन बहुत सिंपल था, जिसको हमने कुछ इस फॉर्म में सोल्व किया। ठीक है, यहाँ पे एक बेसिक प्रॉपर्टी लगाई हमने, वो थी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की सबसे जनरल प्रॉपर्टी। वो कहती थी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फा यू इक्वल टू अल्फा टाइम्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यू, जो हमने यहाँ पे यूज किया। ओके, अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास। इसने बोला कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स M थी जो स्क्यू नॉन जीरो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ A। ठीक है, हमें बस इसको याद रखना है, इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे यहाँ पे। देन द मैट्रिक्स दिस I माइनस एम इंटू आई प्लस एम का इनवर्स। ठीक है, ये हमारे पास ये किसको फॉलो करेगी, तो सिंगुलर होगी, सिमेट्रिक होगी, ऑर्थोगोनल होगी, आइडेम्पोटेंट होगी। तो कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं या फिर कोई थ्योरम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इस थ्योरम को याद कर लेंगे कि अगर हमारे पास A मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, if A matrix is a skew symmetric matrix, then we say that, or we can have I plus A is a non-singular matrix। I plus A non-singular कहने का मतलब हो गया I plus A का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, एंड I minus A, I plus A का इनवर्स इज ऑर्थोगोनल। तो हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया, ऑर्थोगोनल वाला C। ठीक है, एक थ्योरम होती है जिसको, या फिर रिजल्ट बोल सकते हैं, जिसको हमें याद रखना है। अब इसके प्रूव के ऊपर आते हैं कि हमने इसको प्रूव कैसे किया। तो अगर मैं इस वाली थ्योरम को, मतलब सॉरी, इस टर्म को I माइनस ए आई प्लस ए इनवर्स, अगर हम इसको B में लिख देते हैं कि ये कोई अलग मैट्रिक्स है B, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, B ट्रांसपोज निकालेंगे। तो अगर ऑर्थोगोनल होगी, ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या थी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है A इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई। ठीक है, तो इसको ही सोल्व करेंगे। तो जैसे हमने इसका ट्रांसपोज लिया, ठीक है, दैट विल बी कमिंग आउट टू बी दिस थिंग। ओके, अब ट्रांसफॉर्म की हम प्रॉपर्टी लगाएंगे कि अगर ए बी का ट्रांसफॉर्म होता था तो हम उसको लिखते थे बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो बस इसको हमने ये वाली टर्म को उठाया, इसका ट्रांसपोज इंटू आई माइनस ए का ट्रांसपोज। ठीक है, तो हमने कुछ इसको इस फॉर्म में लिखा, उसके बाद क्या लिखा, आई प्लस ए इनवर्स। इनवर्स की एक प्रॉपर्टी होती थी कि ए ट्रांसपोज का इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज। तो ये प्रॉपर्टी हमने कुछ यहाँ पे यूज की। उसके बाद आई माइनस ए इनवर्स, ये सेम रहा यहाँ पे। उसके बाद हमने ट्रांसफॉर्म का यूज किया यहाँ पे, तो आई का ट्रांसफॉर्म आई रह गया प्लस ए ट्रांसफॉर्म उसका इनवर्स पूरे का इंटू आई माइनस ए ट्रांसपोज, अगर ट्रांसपोज को हम अंदर लेके गए थे तो। ओके, नाउ हमें पता था कि ऑर्थोगोनल सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती थी कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। तो उस प्रॉपर्टी का हमने कुछ यहाँ पे यूज किया, तो आई माइनस ए उसका इनवर्स इंटू आई प्लस ए। ठीक है, तो हमने क्या बता दिया कि बी ट्रांसपोज इज बेसिकली इसका इनवर्स इंटू, मतलब बी ट्रांसपोज हमारे पास कुछ ये आ गया, क्या बोल दिया मैंने, सॉरी, हमने कुछ ये बोल दिया, मैंने आई गेस आगे सोल्व करके लिखा नहीं। ठीक है, मैंने सोल्व नहीं किया, सॉरी। तो यहाँ पे हमने देखो बी ट्रांसपोज निकाल लिया। अब होती है ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी की ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई। तो हमारे पास यहाँ पे बी भी है, बी ट्रांसपोज भी है। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी कमिंग आउट टू बी आई। ठीक है, आई गेस मैंने अगले वाला पेज लिखा नहीं यहाँ पे, तो इसको आगे तुम सोल्व कर सकते हो। लेकिन एक प्रॉपर्टी होती है या फिर एक रिजल्ट होता है जिसको हम याद रख सकते हैं। ओके, तो ये था हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की। आई प्लस ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, आई माइनस ए इंटू आई प्लस ए का इनवर्स इज ऑर्थोगोनल। ओके, तो वी आर हैविंग द ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब इससे आगे वाले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि एक पैकेट है जिसके अंदर 10 फायर क्रैकर्स है। ठीक है, अब 10 क्रैकर्स है जिनमें से 4 डिफेक्टिव है। इफ 3 क्रैकर्स आर डाउन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, कि हमें इस पैकेट में से 3 क्रैकर्स निकालने हैं, देन द प्रोबेबिलिटी दैट R3 आर डिफेक्टिव। 10 थे जिनमें से 4 खराब थे, तो हमने उनमें से 3 निकाले और हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो 3 हमने निकाले वो सारे डिफेक्टिव थे। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, बहुत इजी वाला। तो हमें देखो तीनों डिफेक्टिव होने का मतलब ये वाला। ओके, ये बॉक्स था जिसमें 10 क्रैकर्स थे, जिसमें से 4 डिफेक्टिव थे, 3 सिलेक्ट करने। इसने बोला कि तीनों डिफेक्टिव, तो इन 4 में से ये तीनों आए और टोटल केस होंगे 10C3।
So 4c3 divided by 10c3, that will be 1/30. ओके, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, तो डायरेक्ट हो गया, तो 1/30 ऑप्शन सी पे से। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 20 में हमें क्या गिवन है कि हमारे पास कोई x1, x2, x3 एंड x4 कोई IID रैंडम वेरिएबल्स है। ठीक है, ये रैंडम वेरिएबल्स है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन हमें नहीं पता, लेकिन ये बोला गया कि कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। देन प्रोबेबिलिटी दैट x3 is less than x2 and x2 is less than maximum of x1 and x4। ठीक है, हमारे पास कुछ ये प्रॉब्लम है, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। अब थिंग इज यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं पता, हमें कंडीशन गिवन है कि इस कंडीशन के लिए हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बाकी हमें कुछ नहीं पता। तो हमारे पास कोई डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक्स कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, वहां से हमारे पास 4 वेरिएबल निकाले गए। इन वेरिएबल्स के ऊपर जितने वेरिएबल निकल सकते हैं हमें नहीं पता कितने निकलेंगे। ठीक है, लेकिन इन वेरिएबल्स में से हमें एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है जहां पे x3 x2 से छोटा हो और x2 इन दोनों के मैक्सिमम से छोटा हो, इसकी प्रोबेबिलिटी। तो अगर हम देखो और कुछ नहीं कर पाते, कुछ नहीं पता तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो बेसिक प्रोबेबिलिटी का मेथड क्या होता था, m/n, दैट इज फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस। तो अगर हम प्लेस फिल करते हैं यहाँ पे अलग से प्लेस फिल होंगे और टोटल प्लेस फिल करने हैं, तो हमें 4 अलग अलग रैंडम वेरिएबल अगर हम मान लेते हैं अलग अलग हैं, x1 x2 x3 x4, तो इस फॉर्म में इसको सोल्व करेंगे। तो सोल्यूशन मैंने कुछ ऐसे लिखा। ठीक है, तो टोटल अरेंजमेंट में 4 वेरिएबल उठाने हैं। ओके, सो सबसे पहला वेरिएबल 4 फॉर्म में भर सकते हैं क्योंकि 4 हमारे पास पॉसिबल केसेस है। दूसरे वाला 3 से, तीसरे वाला 2 से और आखिरी वाला 1 से। सो बेसिकली 24 टोटल केस आएंगे यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास गिवन प्रॉब्लम में बोला गया था कि x3 x2 से छोटा हो और x2 इन दोनों के मैक्सिमम, x1 और x4 के मैक्सिमम से छोटा हो। तो इसको सोल्व करने के लिए पॉसिबल केसेस क्या होंगे कि अगर मेरे पास x4 मैक्सिमम है, ठीक है, तो अगर x4 मैक्सिमम है और x3 मिनिमम ले लेते हैं, तो x3 मिनिमम पॉइंट के ऊपर, x4 मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर। अब हमारी कंडीशन है कि x2 इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करना चाहिए, तो एक बार x2 यहाँ पे आ सकता है, एक बार x2 यहाँ पे आ सकता है। सो दो पॉसिबल केस यहाँ पे होंगे। अब उसके बाद अगर हमारा x4 मैक्सिमम था और x3 मिनिमम नहीं था, इन दैट केस x3 सेकंड नंबर पे आ गया और x2 जो यहाँ पे है गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए x2 को यहाँ पे आना पड़ेगा और इवेंचुअली x1 यहाँ पे आ जाएगा। सो एक केस यहाँ पे, सो टोटल 3 केस आ गए। सिमिलरली अगर हमारे पास x1 मैक्सिमम होगा, ठीक है, तो x1 अगर मैक्सिमम हो जाता है, इफ x1 इज मैक्सिमम, तो सिमिलर फॉर्म में हमारे पास 2 केस इस वाले केस में मिलेंगे और एक केस इस वाले में मिलेगा, तो 3 केस। तो टोटल केस कितने हो गए, 6 केसेस। सो प्रोबेबिलिटी विल बी 6/24, दैट इज 1/4। सो ऑप्शन नंबर सी, 1/4। ओके, तो ये डिस्कशन था क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक का। इससे आगे वाली वीडियो जो हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।